नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम बाय TLY। आज डिस्कस करेंगे द रीसेंट डिस्चार्ज ऑर्डर बाय द स्पेशल CBI कोर्ट इन द केस ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया। अब सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे इस डिस्कशन की, तो दिस इज CBI वर्सेस कुलदीप सिंह, और आप नोट करेंगे, आई विल पुट इट ऑन योर स्क्रीन, की ऑर्डर ऑन चार्ज जजमेंट नहीं है, ऑलराइट, बिकॉज जजमेंट आती है ट्रायल के बाद। सो इट इज प्रूडेंट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैट चक्कर क्या है, कि हम किस स्टेज पे कोर्ट ने इनको कहा है कि आप यहां से जाइए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपने कुछ नहीं करा है, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप गिल्टी हैं। कोर्ट ने ये कहा है जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है और जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, वो अपना कोई केस ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हमने इसको ट्रायल पे खींचा इस केस को, तो या रादर लेट मी रिफ्रेम, कि ट्रायल पे लेके जाने लायक केस नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपना काम ढंग से करा नहीं है। तो ट्रायल पे भी मोस्ट लाइकली शायद कुछ ही निकल कर आए। दैट्स व्हाट अ डिस्चार्ज इज। तो एक बेसिक एक लेवल पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हुई FIR की, कुछ वारदात, कुछ मामला, कुछ बदमाशी हुई है। FIR में हुई होगी इन्वेस्टिगेशन, राइट। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन। अब इस केस में CBI वगैरह ने इन्वेस्टिगेट करा, फिर इन्होंने फाइल करी होगी चार्जशीट। अब 2 OTP लगते हैं बिफोर द केस कैन गो टू अ ट्रायल। द चार्जशीट के बाद द फर्स्ट OTP 1 इज कॉग्निसेंस। कॉग्निसेंस में एक जो आपका जो मैजिस्ट्रेट है, वो वहां पे बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड शुरू करता है कि जो यहां तक ये जो काम करके लाए हैं, क्या ये देखने लायक है कि नहीं, और इस पे आगे काम हमें करना है कि नहीं। नहीं तो इस केस को यहीं पे रोक दो। ये 2 प्रिजम्पशंस के साथ है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनके पास पावर बहुत ज्यादा होती है। जनरली स्पीकिंग किसी को भी फंसवा सकते हैं। तो ये एक, इनको सबसे पहले OTP 1 का जो स्टेज है, कॉग्निसेंस को इन्होंने पार करना होता है, और उसके बाद शुरू हो जाती है जी इश्यू ऑफ प्रोसेस, है ना जी। अब या तो अगर आदमी कस्टडी में है, तो यहीं पे बेसिकली सामने अब इश्यू ऑफ प्रोसेस हो जाती है। समन्स केसेस, वारंट केसेस, बट यूजुअली तो क्योंकि सीरियस ऑफेंस है, तो ऑफ कोर्स वारंट केसेस के अंदर काम हो जाता है, सामने पेश किया जाता है, और वहां पे करी जाती है जी सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि इनको बताओ कि इनके खिलाफ केस क्या क्या है, ताकि ये अपने डिफेंस की तैयारी कर लें। क्योंकि ऑडियो ऑल्टरम पार्टम में भाई इनकी भी तो बात सुननी पड़ेगी ना। एक आदमी आके कह रहा है कि इसने ये करा, तो कोर्ट तो ऐसे चलता नहीं है। सप्लाई के बाद बेसिकली आती है मौका यहाँ पे डिस्चार्ज होने का। तो यहाँ पे जो एक्यूज्ड है, वो ये कहता है कि सर, जितना भी अभी तक आपने मुझे सारा का सारा कागज वागज बना कर दिया है, चार्जशीट में जो भी इन्होंने बोला है, मेरे खिलाफ कुछ भी सच नहीं है, राइट। मेरे मतलब मैंने कोई ऑफेंस नहीं करा है। अब भाई ऑफेंस तो हम सब्सटैंटिव में से उठाएंगे, BNS में से उठाएंगे, IPC में से उठाएंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में से उठाएंगे। वो कह रहे हैं जी, जो भी आप मेरे सामने अभी तक आपने जो मेरे खिलाफ जो केस तैयार करा है इन्होंने, ये ऑफेंस नहीं बना पाएगा किसी भी स्टैट्यूट के अंदर, तो कृपया करके मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई, अगर ये सब प्रूव हो गया, तो अगर ये सब प्रूव हो गया, तो जो भी ये लोग, ये जो सारा का सारा काम करके आए हैं, एविडेंस की अप्रिसिएशन पे, विटनेसेस के क्रॉस पे, जो भी सारा का सारा सामान अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लाई है, अगर ये प्रूव हो गया, तो ट्रायल में कुछ दम है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, तो कोर्ट क्या करती है, चार्ज फ्रेम करती है कि इन चार्जेस पे, कि हमें लगता है कि आपने XYZ ऑफेंस कमिट करा है अंडर दिस दिस स्टैट्यूट, और इस पे आपका ट्रायल होगा। तो या तो दिस इज OTP नंबर 2, तो या तो आप यहां निकल सकते हो, या आप इस स्टेज पे निकल सकते हो। होपफुली दिस इज क्लियर। और ये केवल आउट ऑफ दी मल्टीपल रास्ताज दैट एग्जिस्ट इन दी BNSS, ये एक है। आई कंफाइन माई डिस्कशन टू दिस। मैं कंप्लेंट केस में और कहीं पे भी नहीं जा रहा। आई एम जस्ट स्टिकिंग टू द वेरी बेयर मिनिमम। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद अगर ट्रायल, मतलब यहां से बेसिकली टेक्निकली स्पीकिंग ट्रायल शुरू हो जाता है। तो या तो आप OTP नंबर 2 पे निकल सकते हैं, अगर वहां से ऑथेंटिकेशन नहीं मिली तो आप आगे नहीं प्रोसीड करेंगे, और वील जस्ट कम बैक टू OTP नंबर 2। ट्रायल में फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस सबसे पहले अपना सारा का सारा काम करती है, विटनेस पेश करती हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। यहाँ पे काम बेसिकली एविडेंस एक्ट का शुरू हो जाता है। अभी तक मेनली BNSS प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव का काम चल रहा था, कि कौन कौन से स्टैट्यूट में क्या क्या ऑफेंस उठे हैं।
यहां पे एक बड़ा क्रूशियल स्टेज आता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद 313 सीआरपीसी या 351 बीएनएसएस के अंदर जज साहब डायरेक्टली अक्यूज्ड क्वेश्चनियर के रूप के अंदर पूछ लेते हैं दैट यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ सच एंड सच, या बेसिकली अलग अलग वहां पे क्वेश्चन कि आपका इस पे क्या कहना है, कि जज साहब डायरेक्टली अक्यूज से बात करना चाहते हैं कि जी प्रोसिक्यूशन एविडेंस के हिसाब से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे आप स्पेसिफिक पॉइंट्स पे क्या बोलना चाहते हैं। अभी डिफेंस एविडेंस आना बेसिकली बाकी है, उसके बाद आता है जी डिफेंस एविडेंस, फिर आपको मौका दिया जाएगा कि आप इन सबको काउंटर करें और अपना सबूत भी लेकर आए जो भी बेसिकली आप पेश करना चाहते हैं कोर्ट के सामने। यहां आती है जजमेंट, है ना जी। ये बहुत लंबा प्रोसेस है क्योंकि यहां पर बेसिकली जितना जितना बड़ा केस, जितने ज्यादा एविडेंस, जितने ज्यादा विटनेस, जितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स टू पुलिस, जितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स टू मैजिस्ट्रेट, मतलब बेसिकली बहुत सारा काम है। तो यहाँ पे सब कुछ क्रॉस टेस्ट होते हुए आता है। तो ओटीपी 2 के स्टेज पे हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज वर्थ इट टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। अगर केस में मतलब फाइल में ही सिर्फ हवाबाजी दिखाई दे रही है तो जज साहब कहते हैं कि भाई ऐसा है तो इसको यहीं करो। तो ना तो कोई बाइज्जत बरी हुआ ना कोई गिल्ट आई, क्योंकि बाइज्जत बरी होना एक्विटल या गिल्ट कन्विक्शन वो इस स्टेज पे आती है। और फिर आप इसको लेके जाते हैं अपील में अगर आपको नहीं पसंद आ रहा। और केजरीवाल एंड कंपनी जो हैं वो इसी स्टेज पे ओटीपी 2 के स्टेज पे छूटे हैं। यहां पे जज साहब ने कहा कि जी ऐसा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी करना चाहती क्या है। और केजरीवाल जी का वैसे भी अगर सीएम के बारे में स्पेसिफिकली काम करें तो चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर इनका नाम उठा था, बेस्ड ऑन सम विटनेस हु हैज सेड यस यस आई मेट हिम। मेनली डिस्चार्ज की होपफुली कहानी क्लियर है। तो अब स्टोरी पे चलते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो कहानी है दिल्ली लिकर पॉलिसी की, है ना जी। दिल्ली लिकर पॉलिसी के केस के अंदर चलिए यहां से ही उठा लेते हैं, एक स्लाइड है। दिल्ली लिकर पॉलिसी के अंदर हुआ क्या कि सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाने की कोशिश करी। अब दिल्ली जुडिशरी मेंस के लिए अगर कभी आप लिखें तो ये मतलब इस केस में से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट्स में से नहीं। there's a lot many technical things that are going on there, so you'll need to cover this case out basically inside and out I believe. खैर but any which way, coming back to my question is, पहले सबको पता है कि 2020-21 से ऑलमोस्ट पहले दिल्ली के अंदर सारे जो ठेके थे वो सरकार कंट्रोल थे। होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन भी सरकार करती है और करती थी रादर, और मैं ये रिटेल पे भी सरकार का सारा कंट्रोल था। अब हो क्या रहा था कि दिल्ली से लोग गुड़गांव जाके, क्योंकि गुड़गांव की सबको पता है कि ठेकाज आर नो लेस देन एन एम्पोरियो मॉल और समथिंग लाइक दैट, वहां पे सब कुछ मिलता है। तो मेजोरिटी जो दिल्ली का जो अमीर था गुड़गांव से शराब खरीदनी पसंद करता था। अब तो पायरेसी में बहुत ज्यादा इशू आ गया, बट पहले ये सीन था। तो दिल्ली सरकार के भी दिमाग में चला कि एक तो हमारा पैसा सारा रेवेन्यू उधर ये हरियाणा वाले लेके चले जा रहे हैं क्योंकि भाई सबसे ज्यादा कमाई इसी में, और दूसरी बात ये है कि इससे हमारी कमाई एक तो जारी है, और दूसरी बात हमारा मतलब जो दिल्ली का जो आदमी है उसको दिल्ली वाले ठेकों से खरीदना चाहिए, और उसके बाद सिरदर्दी भी बहुत है जी इसको मैनेज करने में। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक पॉलिसी बनाने की कोशिश करी कि जी जिसके अंदर प्राइवेट लोगों को इन्होंने सामान देना शुरू करा कि जी आप प्राइवेट वाले कंट्रोल करेंगे, हम अपनी जो हमारा जो रेवेन्यू जो छूटेगा यहां से, हम यहां से अपने इनको लाइसेंस और ऑक्शनिंग रिटेल वगैरह में से बेसिकली काम अपनी कमाई कर लेंगे। और उसके बाद ये एलिगेशन आई। तो अब देखना, अब दिल्ली लिकर पॉलिसी के अंदर या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का लोग डीईपी बेसिकली जहां पे कोटेड है। अब इसके अंदर देखिए जो बिजनेस होता है ना वो कहता है कि ऐसा करो, नई पॉलिसी बना रहे हो तो कुछ ऐसे अगर हमारी तरफ टिल्टेड बन जाए तो हम पैसा बहुत कमा लेंगे। दिस इज जस्ट अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि इसको यूएस में लॉबिंग कहते हैं कि यू नो कॉर्पोरेट्स यूजुअली लॉबी की पॉलिसी हमारी तरफ बन जाए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बहुत ज्यादा मोटे पैसे कमाने हो बेसिकली, तो आप बिना सरकारी सहायता के तो कमा नहीं सकते, और उसमें आपको बेसिकली पॉलिसी, तो कोई भी चीज अगर सरकार के अंदर से पॉलिसी अगर हमारी तरफ बायस टुवर्ड्स बन जाए तो भाई आपके बेसिकली जिंदगी बन जाती है।
ऐसा मतलब दिस इज द ग्रे एरिया बिजनेस मॉडल। ऑलराइट, तो ये एलिगेशन है। अब जो भी मैं बोलूंगा आप याद रखिएगा, प्रोसिक्यूशन की एलिगेशन है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बीच में कहीं पता चले सरकार जी की दूरबीन कह रही जी हमारी तरफ आ जाए, प्रोसिक्यूशन की एलिगेशन है भाई साहब, मैंने कुछ नहीं खाए, आपके ऑर्डर में है, जजमेंट में भी नहीं। ओके, तो यहां पे सीबीआई कह रही है कि ऐसा है, ये बिजनेसमैन ने इनको बोला कि अब आप लिकर पॉलिसी तो नहीं बना ही रहे हो, तो पॉलिसी, और ये जो बिजनेसमैन जो सो कॉल्ड जो काटली यहाँ पे साउथ ब्लॉक करके इन्होंने बता दिया, हैदराबाद के लोग हैं। सीबीआई कह रही है जी इन्होंने पहले मीटिंगें करी, एक मीटिंग दिल्ली में हुई, एक मीटिंग हैदराबाद में हुई, वहां से सारे के सारे इनको बोला गया कि देखो होलसेल मार्जिन जो 5% है ना, आप उसको 12% करो। और सरकार ने कहा होगा, है ना, सरकार ऐसे फ्री में तो आपको कमाई होगी नहीं। ये सीबीआई के एलिगेशन है कि इसके अंदर से वापस 6% कैशबैक, मतलब कमाई। एक्चुअली देखिए, होलसेल जो बेसिकली जो मार्जिन था पहले 5% था, तो एक्चुअली स्पीकिंग 6% वो कह रहे हैं जी आप रख लो, 6% आप हमें दे देना वापस। ये सीबीआई के एलिगेशन है। सीबीआई के एलिगेशन किस लिए? अब ये कैशबैक कैसे आएगा? ये आएगा हवाला से, ये आएगा आपके ये जो अंगड़िये जो होते हैं, जो अनऑफिशियल, आई डू नॉट नो द प्रोनाउंसिएशन वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, कई लोग अंगाड़िया कहते हैं, कई लोग अंगड़िया कहते हैं, गॉड ओनली नोज व्हाट द प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअली आई थिंक इट्स अंगाड़िया। तो इनके थ्रू आप हमें पैसा वापस दे दीजिए, ऐसा सीबीआई कह रही है कि पार्टी वालों ने इनको कहा। तो 100 करोड़ रुपए तो अपफ्रंट दे दीजिए, क्योंकि भाई आपकी भी तो 12% पे बहुत ज्यादा कमाई होगी ना। पहले तो आप केवल 5% कमा पा रहे थे, इसमें भी एक डिस्प्यूट है कि पहले 5% मिनिमम सीलिंग थी कि होलसेलर इतना ही कमा सकता है, अब फिक्स कर दिया हमने 12% पे। लेकिन पहले जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी उसके अंदर ये कहा गया था कि 5% आप मिनिमम कमाएंगे, बाकी आप मैन्युफैक्चरर के साथ अग्रीमेंट कर लेना, जितना मर्जी कमाना हो कमा लेना। अब हमने आपको 12% पे फिक्स कर दिया है। तो ये बेसिकली काम कर गया पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कि अरे अगर इनको घूस मिली होगी तो पहले वाला आदमी 5% के ऊपर कुछ भी कमाए, मतलब 5% तो कमाना ही कमाना है, उसके बाद तो ऊपर कुछ भी कमा सकता था, 10%, 12%, 20%। अब तो हमने फिक्स कर दिया 12% पर। और सीबीआई जो कह रही है वो ये कह रही है कि वैसे वैसे सुनो, ये जो 12% है ना, ये लोग ऑफिशियली कमा रहे हैं लेकिन अनऑफिशियली इनको वापस दे रहे हैं। ये पॉलिसी बनाई ही ऐसे गई ताकि सब कुछ इनको फेवर आउट हो जाए। किसको? साउथ ब्लॉक को। अंडरस्टूड? तो पॉलिसी बनाई गई है भाई, अगर कोविड के अंदर मास्क कंपलसरी है और मान लो आप ही एक सोल मैन्युफैक्चरर ट्रेडर हो मास्क के, आपकी तो चांदी हो गई, है ना। तो यूजुअली क्या होता है कि सब लोग सरकार से, सरकारी जो अफसर हैं या जो सरकारी जो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर, मतलब उस साइड पे जाके पॉलिसी अपनी तरफ बनवाने की कोशिश करते हैं, इफ यू वांट टू अर्न द नेक्स्ट लेवल वेल्थ। नहीं तो हमारी आपकी तरह दिहाड़ी जो रोज की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो तो खैर चलती ही रहती है। अब ये प्रोसिक्यूशन कह रही है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी वालों को कहा और 100 करोड़ रुपए की अपफ्रंट ब्रांड में 44 करोड़ रुपए गोवा गए। कह रहे जी गोवा कैसे गए? गोवा कैसे गए? तो यहां से गोवा गए अराउंड 44 करोड़। कह रहे जी गोवा कैसे गए? तो कह रहे जी हवाला से, अंगड़ियों से, वो अनऑफिशियल जो बैंकिंग। तो कहते हैं अच्छा, तो कोर्ट ने कहा कि अच्छा आपके पास कुछ है, मतलब इस सब का जो एविडेंस जो है? वो कह रहे जी हाँ जी हमारे पास ना अप्रूवर स्टेटमेंट है। जी अप्रूवर स्टेटमेंट है? अप्रूवर कौन हुआ? कह रहे जी ये तो इन्हीं लोगों ने, जो अंदर के हमने जो इतने सारे जो एक्यूज बनाए थे उनमें से एक दो लोगों ने खुद ही आके हमें बता दिया कि ये सब हमारी डील हुई थी इनके साथ। अब मुसीबत यह है कि अप्रूवर पे भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अप्रूवर का एविडेंस इज नॉट एग्जैक्टली कंसिडर्ड विद वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस बिकॉज इट हैज टू बी corroborated। भाई कोई मतलब इट हैज टू बी डबल चेक ना, क्योंकि अप्रूवर तो हमेशा जाएगा। ऐसे तो कोई कुछ भी बोल देगा कि हाँ जी मेरे को आप छोड़ो, आपने जिसके खिलाफ जो बुलवाना है मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैं छूटना चाहिए, मेरे को 306 सीआरपीसी में पार्डन मिलनी चाहिए। अगर जुडिशरी मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इसी केस में 161, 164, 306 का आपको टेक्निकल जो है अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, आप अपनी जजमेंट के अंदर से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा। खैर, बट फॉर द कॉमन पब्लिक जिसके लिए मैंने मेनली ये जो लेक्चर जो मैंने क्रिएट करा है, होपफुली द थिंग इज क्लियर। ऐसे तो अप्रूवर, ऐसे तो कोई किसी के लिए कुछ बोल देगा, मैं भी बोल देता हूँ कि जी मुझे ये वीडियो के लिए फलानी पार्टी ने पैसे दिए। मेरे बोलने से क्या हो रहा है? मतलब अगर मेरे को किसी केस में एक्यूज बनाया जाए तो मैं भी किसी के खिलाफ बोल दूंगा वहां से निकलने के लिए। तो अप्रूवर का एविडेंस तो बहुत ज्यादा
यहां पर वीक हो गया। और फिर एक इन्होंने कहा जी हमारे पास पावती रिकॉर्ड्स हैं। कह रहे जी पावती रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे थोड़ी सी जगह लेके यहाँ पे लगा देता हूँ। ये रजिस्टर के अंदर पेंसिल से एंट्रीज हैं कि यहां से पैसा इतना आया, ये पैसा वहां से आया। तो प्रोसिक्यूशन की जो मेन जो एलिगेशन वो ये है कि ये जो नई जो पॉलिसी जो बनाई गई है ना, ये कैशबैक लेकर इस साउथ ग्रुप के फेवर में बनाई गई। अंडरस्टूड? तो कोर्ट के लिए अच्छी बात है, बनाई गई है तो आप दिखा दो। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अप्रूवर स्टेटमेंट कॉन्स्टेंटली बदलती चली जा रही है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अप्रूवर्स की स्टेटमेंट कॉन्स्टेंटली बदलती चली जा रही है, और उनको जो हमारे जो जुडिशियल स्टैंडर्ड्स है वो स्टेटमेंट्स मैच नहीं हो रही है। और काफी टाइम पार्डन जब उनको पता है कि भाई हम छूट रहे हैं, और उसके बाद की पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट्स के ऊपर सीबीआई का काफी केस टिका हुआ है। 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट्स होती हैं ये। तो कोर्ट ने कहा उनकी तो वैसी कोई वजन नहीं है, पुलिस वाला स्टेटमेंट को मैं कितना को वजन दे दूंगा एविडेंस में। और ये जो पावती रिकॉर्ड्स हैं तो वैसे ही इनएडमिसिबल हैं, 34 एज पर द एविडेंस एक्ट ऑफ 34 आई बिलीव इफ आई एम कोडिंग द करेक्ट सेक्शन, कि ये तो इस पर ऑलरेडी जजमेंट है, ये तो मतलब ये तो बहुत ही कच्चा पक्का एविडेंस है। तो कहते हैं बाकी बताओ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, मतलब अभी तो देखिए ये मिनी ट्रायल अभी स्टेज पे शुरू नहीं हो सकता क्योंकि एविडेंस की अप्रिसिएशन नहीं हो सकती। प्राइमा फाशी आपको एक टेस्ट जो है वो ग्रेव सस्पिशन का, कि मतलब कोर्ट को समझ में आ रहा है कि जी लग रहा है कि केस में कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्या पता सामने वाली पार्टी डिस्प्रूव कर दे, मतलब सामने वाली पार्टी अपने खिलाफ केस बिल्कुल ही शून्य कर दे, वो तो ट्रायल पे ही पता चलेगा। लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि हाँ भाई ट्रायल होना चाहिए, लेकिन इस केस में कोर्ट कह रही जी ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ मतलब कोई मामला कुछ बन ही नहीं रहा, राइट? तो इनको डिस्चार्ज कर दो, इनको यहां से जाने दो। मैं बाइज्जत बरी नहीं कर रहा, कोर्ट ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कुछ नहीं करा, कोर्ट ये नहीं कह रहा कि कोई बदमाशी नहीं हुई, कोर्ट ये कह रहा है कि जी कुछ लग नहीं रहा कि कुछ हुआ है इस केस के अंदर। लग रहा है इन द सेंस कि अगर ये ट्रायल पे गया तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो सबूत ये जो लोग पूरा का पूरा जो केस स्टिचअप करके लेकर आए हैं उसमें ज्यादा कोई दम नहीं है। तो अब इसमें सीबीआई या तो दो रूट है इनके पास, या तो रिवीजन में जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट में, एसएलपी लगाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि जी देखो जी इन्होंने क्या करा, अब हमें ट्रायल प्रोसीड करने दो, हम बेसिकली कन्विक्शन ले आएंगे, विल प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि इन्होंने ये काम करा था, है ना। तो कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बदमाशी नहीं हुई, कोर्ट कुछ नहीं कह रहे, कोर्ट क्योंकि इस स्टेज पे कुछ नहीं कह सकता, राइट। कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। तो खैर, तो यहाँ पे जो चक्कर था कि पहले जो पॉलिसी थी, पहले जो ठेके जो थे वो ये थे कि सब कुछ सरकार कंट्रोल था। अब सरकार ने नई पॉलिसी जो बनाई उसके अंदर इन्होंने दुकानों के बेसिकली एक रिटेल जोन 32 को रिटेल जोन बनाया और उनके ऑक्शन कर दिए, और एक आदमी को कह दिया कि तुम सिर्फ 2 जोन से ऊपर ज्यादा बिडिंग कर नहीं सकते। होलसेलर पहले 5% का 12% कमाएंगे, फिक्स्ड है, उससे ऊपर नहीं कमा सकते। और बाहर का जो डिस्टिलरी जो शराब बनाने वाला है दिल्ली के, वो होलसेलर का लाइसेंस नहीं प्राप्त कर पाएगा, पहले इन लोगों के पास होता था कईयों के पास। अब इन्होंने टोटल प्राइवेट कर दिया, होलसेल भी प्राइवेट कर दिया, ठेके भी प्राइवेट कर दिए। वो कह रहे जी तुम काम करो और हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कोर्ट ने कहा तो इसमें अपराध क्या है, अगर सरकार ज्यादा कमा रही है तो। वो कह रहे नहीं देखिए, जिस प्राइवेट कंपनी को इन्होंने लिया उनके टर्नओवर एकदम से जंप हो गया, तो वो कह रहे उसमें अपराध क्या है, क्या आप इन दोनों काम को लिंक आउट कर सकते हैं। और वो कह रहे जी गोवा वाले इलेक्शन में वो जो 44 करोड़, वो कह रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाके कंप्लेंट कर दीजिए कि ये इलेक्शन में मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। इस यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी स्टोरी लेकर, ओके। एंड देन बेसिकली द करंट सिस्टम जो आपका जो लेकर आया, अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है आम आदमी पार्टी थोड़ी सी दिक्कत में आ गई, दैट दे स्क्रैप दिस पॉलिसी ओवरनाइट, पता नहीं क्या हुआ, एंड देन दे बेसिकली स्टार्टेड रनिंग अवे। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली एक सस्पेशन उठ जाती है कि जी अगर सब कुछ इतना चंगा सी तो फिर ये एकदम से क्यों चेंज हुआ। बट दैट्स अ डिस्कशन दैट इज वे बियॉन्ड द आउटसाइड परव्यू ऑफ दिस, ठीक है जी। तो सीबीआई के एलिगेशन मेनली है कि भैया 100 करोड़ की कॉन्स्पिरेसी थी इनकी आपस में, कि पॉलिसी ऐसे डिजाइन करो कि हैदराबाद वालों को फायदा हो, राइट। तो ये पॉलिसी डिजाइन करी गई और उसमें से जो वापसी की जो कमीशन जो है वो वाया कैशबैक आई है जी, हवालों से आई है इनको, क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी वालों को। अगेन डिस्क्लेमर है ना, आजकल ये वातावरण देखकर जी मेरा कोई लेन देन है, प्रोसिक्यूशन करिए, ओके। प्री प्लान्ड मैनिपुलेशन है, दिस वाज देयर केस, एंड जज साहब कह रहे हैं कि जी ऐसा है जी, ये ग्रेव सस्पिशन, हमें तो आपके जो आपने अभी तक एविडेंस जो आप रिकॉर्ड पे लेकर आए हो, जबकि मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन मामला कुछ फिट नहीं बैठ रहा, ट्रायल पे नहीं लेके जाते इसको, इनको डिस्चार्ज करो।
तो ना तो मैंने कहा कि मैं बाइज्जत बरी करूंगा कि आपने कुछ नहीं करा ना, कोर्ट ने नहीं कहा। कोर्ट ने कहा, कोर्ट बस इन सेंस ये कह रही है कि ट्रायल में नहीं जाएगा ये मामला, है ना, कुछ है ही नहीं, मतलब जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो अभी लेकर आई है, ज्यादा कुछ उसमें है, राइट। और वो कह रहे जी आप कहानीबाजी कर रहे हो, कभी आप कह रहे हो अप्रूवर ने ये कहा था, कोई ट्रेल आपके पास है नहीं, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है, फोन वोन सब जाके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, फिर आप ये पेंसिल से रजिस्टर में कच्चे पक्के रिकॉर्ड ला के कह रहे हो और कह रहे हो ये अप्रूवर बोल रहा है कि ये सारी डीलिंग नेगोशिएशन हुई थी। अप्रूवर तो कुछ भी बोल देगा, अप्रूवर जो बोल रहा है इट हैज टू बी बैक्ड बाय एविडेंस। वो कह रहे नहीं दिल्ली हैदराबाद में मीटिंग हुई थी, तो कह रहे मीटिंग होने से मतलब सरकार ने स्कैम करा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा, राइट। ओके, तो कोर्ट ने बड़ी अच्छी कोटेशन दी, द कोर्ट कैन नॉट एक्ट मेयरली एज अ पोस्ट ऑफिस और माउथ पीस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ठीक है जी। तो कौन कौन मेन है यहाँ पे आपके, मनीष सिसोदिया जी आ गए, केजरीवाल जी आ गए और एक्साइज वाले आ गए। सामने इनके साथ जो काटिल में थे, के कविता नाम करके एक महिला है, समीर महेंद्रू, और इन्होंने बेसिकली सीबीआई ने कहा कि एक इंडो स्पिरिट्स नाम करके एक एंटिटी बनाई गई और पॉलिसी इन्हीं की तरफ फेवर में ऐसा लगता है कि बनाई गई है, ऑलराइट। एंड एक विजय नायर जी थे, और ये जो सारे के सारे जो बीच में ऑपरेटर, हैंडलर, ये सारे मीडिया चैनल्स, मतलब मनी हैज बीन लॉन्डर्ड अ लॉट। एंड यूजुअली पता होता क्या इन केसेस में, इन दीज हाई लेवल सिस्टम बेस्ड गेम्स, यूजुअली आप पैसा तो मोस्टली नहीं पकड़ पाते, क्योंकि ये लोग इतने, मतलब अगर काम करा भी होगा तो इतनी आसानी से कोई ट्रेल इतनी आसानी से छोड़ता नहीं, है ना। तो वो कोर्ट कह रहा है कि ये तो जी स्टैब्लिश के मतलब बियॉन्ड हो जाएगा। खैर, तो सीबीआई ने कहा जी हवाला आपकी जो रूटीन है आपके गोवा में, गोवा के इलेक्शंस के लिए यूज करी गई, थोड़ी बहुत पंजाब के बारे में भी बात करी थी, बट अगेन दैट्स वे बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ दिस डिस्कशन। एंड देन ये जो 5% से 12%, ये जो एकदम से इतनी हाइक, मतलब 5 से सीधा 12, तो इसमें इनका पक्का शेयर है पॉलिटिकल पार्टी वालों का, अगेन प्रोसिक्यूशन ने कहा। और उससे इंडो स्पिरिट्स वालों की मोनोपोली बन जाएगी। और ये जो इंडो स्पिरिट्स वगैरह वाले हैं, ये रिटेल में भी, कहा तो हमने है कि रिटेलर अलग होगा, लेकिन ये लोग रिटेल के थ्रू भी बिडिंग कर रहे हैं, ताकि दुकान भी इनकी, होलसेल लाइसेंस भी इनका, और साथ में सरकार को कैशबैक जा रहा है। तो देखिए कितना बड़ा घोटाला हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। एंड देन जो किकबैक जो है वो आपको मीडिया कंपनीज के थ्रू, क्रेडिट नोट्स के थ्रू, हवाला रूट के थ्रू दिया जा रहा है। ये सीबीआई की कहानी है। ओके, ऑलराइट। तो ओल्ड पॉलिसी में क्या होता था, जो लिकर पॉलिसी है, अगर इसको समझे, कि मैन्युफैक्चरर जो आउटसाइड स्टेट, वो भी दे कुड ऑल्सो बिकम अ होलसेलर, गेट एन L1 लाइसेंस, या फिर आपके पास इंडिपेंडेंट जो पहले L1 ठेका होता था कि ये जी L1 मतलब होलसेलर है, तो थोड़ी सी वहां पे आई बिलीव शराब की क्वालिटी भी ज्यादा हो जाती थी और थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाती थी। और रिटेलर L7 के पास एक लाइसेंस, मतलब रिटेलर कंज्यूमर्स के पास, जो कंज्यूमर वाले जो ठेके होते थे L7, और यहाँ से बेसिकली होटल वगैरह वाले तो L1 से ये क्या बोलते हैं खरीदते थे। तो इसके अंदर पता होता क्या था, इसके अंदर बदमाशी के एक्चुअली चांस बहुत ज्यादा थे, तो सप्लाई हो जाती थी। आई वोंट गेट इनटू दी लिकर ट्रेड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बिकॉज उसमें बदमाशी बहुत ज्यादा है। इवन माय मैटरनल ग्रैंडफादर वाज अ लिकर बैरन वंस अपॉन अ टाइम, and that's like 35-40 odd years ago, and it's a very, बहुत ज़्यादा, these are dangerous businesses to be in. Anyone who has been through these waters is basically going to know what I'm talking about. तो यहाँ पे बदमाशी के ना चांस बहुत ज्यादा थे, तो मतलब मुश्किल से जहाँ पे मार्जिन आपको 5-10%, 65-70 भी कर लेते थे, क्योंकि इलिसिट लिकर ट्रेड बहुत ज्यादा के चांस यहाँ पे थे। तो सरकार ने कहा भाई इसको बंद कर, है ना, इसमें बहुत सिरदर्दी है और इसमें ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत है, ये लोग बदमाशी बहुत कर रहे हैं, हमारा सारा रेवेन्यू खा जाते हैं, कॉन्स्टेंटली हमें एक्साइज वालों को लगाना पड़ता है कि भाई ढूंढो कहाँ से लीकेज है रेवेन्यू की। तो सरकार ने नई पॉलिसी बनाई कि मैन्युफैक्चरर कैन नॉट ऑपरेट एज L1, एंड देन द इंडिपेंडेंट होलसेलर बिल्कुल अलग होगा मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर आउटसाइड ऑफ दिल्ली वाले तो बिल्कुल ही यहाँ पे L1 का लाइसेंस तो ले नहीं सकते। आपको हम होलसेलर से टाई अप करा देंगे, होलसेलर 12% फिक्स्ड कमाई करेगा, 1000 करोड़ की बेच दे शराब तो 120 करोड़ रुपए इसको बेसिकली इसके पास आ जाएंगे, और रिटेल लाइसेंस ही अलग होगा। और ये बड़े फैंसी ठेके जो ओवरनाइट खुले थे दिल्ली में और ओवरनाइट बंद हो गए। ठीक है जी, ऑलराइट। So the stated goal was to break the link between manufacturers and retailers to curb monopoly. Actually speaking, तो ये पॉलिसी मतलब अच्छी बनाई गई थी, मतलब अच्छे एक तरह से ओरिएंटेशन इसकी अच्छी थी, और कोर्ट ने कहा भाई सारे के सारे प्रोसीजरल चेक्स फॉलो थ्रू हुए थे, हमें तो कोई, और कोर्ट कह रहे पॉलिसी तो वैसे मेरा कोई लेना देना नहीं स्टेज पे, है ना, अंडरस्टूड, राइट। ओके, तो कोर्ट जी ने, आई बिलीव ये तो मैं सारा का सारा आपको बता ही चुका हूँ, एंड
कई कई कोटेशन होती हैं आजकल, एआई भाई अच्छा काम कर देता है प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में। यूजली तो आजकल क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे सब लोग ये नोटबुक एलएम में जाते हैं, वहां पे अपना पीडीएफ अपलोड करो, वो दो लोग पॉडकास्ट वाली आवाज में बात करना शुरू कर देते हैं। आई डू नॉट जनरली स्पीकिंग फेवर दैट, बट मोर पावर टू दोज हु आर डूइंग इट। आई कांट रियली कमेंट, बट क्योंकि खुद की अंडरस्टैंडिंग फिर बेसिकली उग जाती है। तो प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो आपको ऑफ कोर्स तो चाहिए ही चाहिए। आई वोंट बी एबल टू, एज इन आई वोंट बी स्पीकिंग ऑन द प्रेजेंटेशन, दैट्स नॉट रियली माय स्टाइल, क्योंकि जस्ट रीडिंग इट आउट फ्रॉम द बोर्ड डजंट रियली मेक मच सेंस। तो वो कहता है जी अगर ग्रेव सस्पिशन द प्रोसिक्यूशन मटेरियल जो है, अगर ग्रेव सस्पिशन के थ्रेशोल्ड को पास करता तो मैं ट्रायल के लिए पक्का भेज देता, आई वुड हैव फ्रेम्ड द चार्जेस। बट ये मियर सस्पिशन ही हो रहे हैं कि जी ये तो कुछ बात में कुछ मजा नहीं है, तो डिस्चार्ज। ठीक है जी, ओके। एंड राइट, दिस इज ओके, यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ जी, अप्रूवर के बारे में बात करते हैं। सो अप्रूवर, अप्रूवर इज अ मोस्ट अनट्रस्टवर्दी फ्रेंड इफ एट ऑल। जुडिशरी मेंस में आप ये कोटेशन देखेंगे और आपसे अप्रूवर के बारे में बातचीत कर लेंगे। आई किड यू नॉट, बिकॉज दिस इज सच अ बिग बिग लीगल न्यूज, राइट। और अप्रूवर का क्या है कि जी अप्रूवर के साथ साथ आपको साथ में एविडेंस और भी तो लाना पड़ेगा, दैट इज बैकिंग अप द अप्रूवर्स क्लेम्स एज वेल, और वो यहां पे मिल नहीं पा रहा है, राइट। सो वन ऑफ योर फंडामेंटल pieces of evidence is basically it is not making any much more sense. तो जुडिशरी वालों के लिए 161 की स्टेटमेंट आफ्टर द पार्डन, इस एस्पेक्ट पे आप फोकस करिएगा। एंड आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, नहीं तो ये बेसिकली कॉलेज का लेक्चर बन जाएगा यहाँ पर। एंड yeah, this is pretty much it. I believe we need not enter into details. हाँ, अच्छा अब क्या है, जहां पे बेसिकली जहां पे डिस्चार्ज में एक और चीज जो फेवर में आ गई। अब सीबीआई का मेन केस है 5% से 12% जी इनको मिला है, और किकबैक तो पक्का मिल रहे होंगे। और एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पुरानी वाली वो जो ड्राफ्ट जो ओरिजिनल जो आया था उसके अंदर तो 5% मिनिमम था, और अब जो 5% मिनिमम उसके ऊपर जो कमाना है कमाओ। लेकिन नई वाली पॉलिसी ने तो एक्चुअली 12% फिक्स करके इनकी कमाई रोकी है। तो किकबैक कौन अपनी कमाई रोकने के लिए किकबैक देगा? ये जज साहब ने बेसिकली एक तरह से मतलब यू इंट्रोड्यूस दिस की मतलब क्या ही पॉलिसी बनाई, राइट। So the policy did not create a limitless windfall, it narrowed the discretion, replacing an uncapped margin with a fixed 12%. Okay. तो बेसिकली कौन घूस देगा कि अपनी कमाई रुकवाने के लिए? तो पॉलिसी तो ऐसी बनानी चाहिए ना जो इनको पूरी की पूरी फेवर करे। तो कोर्ट कह रहा है वो भी कुछ हमें तो समझ नहीं आ रहा कि भैया यहाँ क्या रहा है। तो सीबीआई कह रही जी ये जो एक यहाँ पे टर्नओवर था, पहले 500 करोड़ रुपए था, फिर इन्होंने 250 करोड़ रुपए करा, फिर 150 करोड़ रुपए कर दिया। तो ये जो है इन्होंने टर्नओवर की लिमिट ऐसी करी कि कोई और बिड ही ना कर पाए, केवल ये लोग बिड कर पाए, जो इंडोस्पिरिट्स की जो एंटिटी जो बनी थी। और फैक्ट ये है कि इंडोस्पिरिट खुद ही ये टर्नओवर क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रही थी, तो कौन अपनी ऐसी पॉलिसी बनवाएगा जिससे खुद ही बेसिकली क्राइटेरिया को मीट ना कर पाए, राइट। So the main point was a conspiracy theory resting on a clause that actively disqualifies, है ना, collapses under its own weight. तो पहले जी एक तो आपका एविडेंस कोई सेंस नहीं बना रहा, उसके बाद ये पॉलिसी में जो खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं वो भी कोई सेंस नहीं बना रही, तो क्या करें, है ना जी। अच्छा, this I believe this is economics related, we won't get into this, right. And यहाँ पे भी बेसिकली एलजी साहब के भी यहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो इन्होंने जो बातचीत करें, and LG Saab was in the process, he was kept in the process, the documentary trail pretty much proves it. And this again, this is way too much, depth for us to go into. Basically AI की जो बातें जो वेली जो बातें करते रहता है वो है। खैर, तो वो कह रहे जी एक तो आपने 5% से 12% जो इन्होंने कराया ना, प्लस टर्नओवर लिमिट सीबीआई वाले कह रहे कि ये इन्हीं के लिए बनाया था, ये भाई साहब ये तो इन्होंने ही अपने लिए ही बनवाई है पॉलिसी। तो कह रहे पॉलिसी बनवाई है तो इन्होंने वापस क्या दिया है, तो वापस कह रहे हैं वापस ये कैश बैक दे रहे हैं, तो सरकार और बिजनेसमैन मिले हुए हैं, राइट, ये सीबीआई कह रही। और फिर जब कोर्ट के पास ये सारा का सारा जो मामला जा रहा है, तो दो एविडेंस जो है वो अप्रूवर और पाउती रिकॉर्ड्स हैं, और दोनों में ज्यादा कोई दम है नहीं। लेकिन अभी कोर्ट अप्रिसिएशन नहीं कर सकता एविडेंस की, मतलब वो ऑफिशियली ये नहीं बोल सकता कि इसका तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो ट्रायल की बात है। कोर्ट कह रहा है मैं ट्रायल पे जा ही नहीं रहा जब तक आप कोई ढंग का केस मेरे सामने प्रस्तुत नहीं करते।
क्योंकि ट्रायल शुरू करा और हमें दिख रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, मतलब कुछ प्रूव नहीं करा पाएंगे, ना प्रूव करा पाएंगे ना सामने वालों को मतलब बेसिकली दुखी करेंगे, इट विल बी जस्ट अ वेंडेटा बेस्ड लिटिगेशन, राइट। तो कोर्ट ने फिर मना कर दिया। That's why the judiciary is, that's why you need a strong judiciary. I sincerely hope that as much as we focus on the UPSC folks, the IAS folks in the country, we focus on creating a very strong judiciary, but which government is going to want a very strong and fiercely independent judiciary? But the counterpoint is कि collegium system में भी सिर्फ चाचे मामे ताए आते हैं, बट अगर आप स्टेट की इंटरवेंशन लगा देंगे, उसके अंदर स्टेट को अलाउ कर देंगे, तो उसमें भी बदमाशी हो जाएगी, because judiciary then becomes the last fortress, the last defense mechanism against a state which constantly wants to extend it's basically its hands over everything, right? And then basically then it becomes very very difficult. And इसके साथ related अगर यूपीएससी वगैरह का पेपर दें तो 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, you guys channel पे है, you guys need to go through that and basically critically think about as to how all can it be misused, or what is the potential of misuse there, right? For a layman public, I hope this is clear. I've simplified this. I've kept out intentionally kept out the insane complexities of law that have been discussed in the judgment, and intentionally skipped out those matters. वो हम अपने जुडिशरी बैच वालों के साथ डिस्कस कर लेंगे, बट होपफुली नेट नेट केस क्लियर हो गया, डिस्चार्ज क्लियर हो गया, एक्विटल से डिफरेंस क्लियर हो गया, होपफुली everything is clear to you. I wish you folks all the very best. Do explore the Legally Explained playlist on this very channel. You'll find a lot many more discussions on the cases. Take care. May God bless you. Bye.